हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारीलाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, अधिकारों के वर्गीकरण में हम नागरिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम राजनीतिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक अधिकार के द्वारा व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता है। और जो आधुनिक लोकतंत्रीय प्रणाली है, ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत माने कि जो लोकतंत्र है उसमें अंतिम सत्ता जनता में निहित रहती है। और ये जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, इसको राजनीतिक अधिकार के द्वारा ही वास्तविक रूप दिया जा सकता है। राजनीतिक अधिकार ज़्यादातर देशों में केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। लेकिन कुछ एक देश ऐसे भी हैं जहां ये अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं। जैसे इंग्लैंड में रह रहे राष्ट्रमंडल देशों के जो निवासी हैं, उनको वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे में कुछ एक राजनीतिक अधिकार हैं ऐसे जो लगभग सभी देशों में अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है मताधिकार। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, जिसे हम दो भागों में बांटते हैं। लोकतंत्र, जिसका अर्थ कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन हम लेते हैं कि लोकतंत्र में जनता को अधिकार होता है शासन चलाने का, और लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित रहती है। लेकिन ये लोकतंत्र भी दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं अपने लिए कानून बनाती है। ये केवल और केवल स्विट्जरलैंड में है। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह है कि जनता को शासन कार्यों में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन कार्यों में भाग नहीं लेती। जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है जो कि शासन का प्रबंध करते हैं, और प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए लोगों को मताधिकार दिया जाता है। और इस अधिकार के द्वारा ही जो नागरिक हैं अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सभी सभा और संस्था के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है, और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष आयु निश्चित कर दी जाती है। और जब भी कोई स्त्री या पुरुष इस निश्चित आयु को प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के मताधिकार प्रदान किया जाता है संविधान के द्वारा। परंतु ये जो अधिकार है, ये पागल, दिवालिये या न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी और जो देशद्रोही हैं उनको नहीं दिया जाता। मताधिकार के लिए जो निश्चित आयु है वो सभी देशों में एक जैसी नहीं है। हर देश में ये आयु उस देश की विशेष परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखकर निर्धारित की गई है। और भारत में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सेकंड इसमें आता है चुनाव लड़ने का अधिकार। मताधिकार चुनाव लड़ने के अधिकार के बिना अधूरा है। लोकतंत्रीय राज्यों में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है, और इस अधिकार के लिए भी आयु निश्चित की जाती है। जैसे कि भारत में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, न्यूनतम, माने जो आयु है वो 25 वर्ष से कम ना हो। इसी तरह से राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, और जो स्थानीय इकाइयां हैं उनके चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु के साथ साथ कुछ अन्य योग्यताएं भी रखी जाती हैं और जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को पूरी करनी होती हैं। यदि कोई प्रत्याशी उन योग्यताओं पर खरा ना उतरता हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके लिए लगभग सभी देशों में यह आवश्यक है कि व्यक्ति का नाम मतदाताओं की सूची में दर्ज हो, यानी उसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो।
और जो मताधिकार है वो पागल, दिवालिये, अपराधी और देशद्रोहियों को नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार से उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं प्राप्त होता। नेक्स्ट है इसमें सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। हर नागरिक को समानता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग, धर्म आदि के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में भी कोई भी नागरिक जो आवश्यक योग्यताएं पूरी करता हो उसे सरकारी पद प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। हर नागरिक किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि जो योग्यताएं उस राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई हैं उन योग्यताओं पर वो खरा उतरता। और कई देशों में राजनीतिक पदों के लिए कुछ प्रतिबंध है, जैसे कि पाकिस्तान के प्रथम संविधान में यह प्रावधान था कि कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति उस देश का सम्राट नहीं बन सकता। अमेरिका में भी जो राज्यकृत नागरिक हैं वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इस तरह का कोई भी प्रतिबंध हमारे संविधान में नहीं है। पर हमारे देश में किसी विशेष वर्ग या जाति के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए, एससी और एसटी के लिए लोकसभा और विधानसभा में कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। नेक्स्ट है इसमें सरकार का विरोध करने का अधिकार। वैसे तो ये कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, परंतु लोकतंत्रीय देशों में वैधानिक ढंग से बुरे कानून का विरोध करने का अधिकार सबको होना चाहिए। यहाँ विरोध करने का अर्थ ये है कि जो विरोध है उसमें हिंसा शामिल ना हो, दबाव शामिल ना हो। संवैधानिक ढंगों के द्वारा सरकार के किसी भी नीति या किसी भी कानून का विरोध करने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। लोकतंत्रीय प्रणाली में लोगों को सरकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना या विरोध करने का अधिकार यदि नहीं दिया जाता तो ऐसे में फिर उस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाते। लेकिन यहाँ सरकार के विरुद्ध विद्रोह या बगावत करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और किसी भी प्रजातंत्रीय देश में ऐसा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है इसमें आवेदन पत्र देने का अधिकार या याचिका दायर करने का अधिकार। लोकतंत्र और राजतंत्र में सबसे बड़ा अंतर ही यही है कि राजतंत्र में सब कुछ सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता है। राजा ने जो कह दिया वही कानून। राजा ही विधानपालिका माने कानून निर्माण करने वाली संस्था, राजा ही कार्यपालिका माने कानूनों को लागू करने वाली संस्था और राजा ही न्यायपालिका माने न्याय करने वाली संस्था। एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शक्तियों का शासन माने उस व्यक्ति ने जो कुछ कह दिया वही कानून है और राजा ने जो कह दिया उसके आगे नो अपील नो दलील। तो ये जो राजतंत्रीय शासन प्रणाली है इसके बिल्कुल उलट लोकतंत्र में बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है। लोकतंत्र में यदि कोई भी व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी ने उसके साथ कोई अन्याय किया है तो उस अन्याय के विरुद्ध याचिका दायर करके न्याय की मांग कर सकता है। हर नागरिक को यह अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करती है, अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर शक्ति का प्रयोग करती है, तो नागरिक उसके लिए याचिका दे सकता है। ऐसी जो याचिका या ऐसा जो आवेदन पत्र है व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से दोनों ही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे आवेदन पत्र विधानपालिका या कार्यपालिका को भी दिए जा सकते हैं और यदि वहां से व्यक्ति को न्याय ना मिले तो वे लोग न्यायपालिका की शरण भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। अब राजनीतिक दलों के बिना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई स्वरूप निश्चित ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनने हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना हम चुनाव की कल्पना ही नहीं कर सकते। राजनीतिक दलों द्वारा ही आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का निर्माण हो सकता है और इन नीतियों के आधार पर ही
राजनीतिक दल के रूप में संगठित लोग शासन का प्रबंध कर सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को बहुत ही आवश्यक माना गया है कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा से किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बनने से नहीं रोकना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को नए राजनीतिक दल का निर्माण करने से रोकना चाहिए। यहाँ ये भी जरूरी है कि जो राजनीतिक दल हैं, कोई भी नया राजनीतिक दल जब अस्तित्व में आता है तो उसका आधार कोई ना कोई नया सामाजिक कार्यक्रम या कोई नया आर्थिक कार्यक्रम होना चाहिए। कुछ ठोस नीतियां होनी चाहिए, कुछ ठोस सिद्धांत होने चाहिए, चाहे वो आर्थिक सिद्धांत हो, चाहे वो समाज सुधार के कुछ सिद्धांत हो। ऐसे नए सिद्धांतों के आधार पर ही किसी राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए। कुछ लोग जो एक जैसे राजनीतिक विचारों के हैं वो मिलकर नए राजनीतिक दल का निर्माण करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की छूट होनी चाहिए। परंतु यदि सरकार को लगे कि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ऐसे दल पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। स्टूडेंट्स, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।